हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की वजह से विकास की गति उतनी नहीं हो पाई जितनी हम चाहते थे। सीएम ने कहा कि 600 दिन के कार्यकाल के दौरान 400 दिन कोरोना का कहर जारी रहा। हालांकि सरकार ने कोरोना की पहली लहर के अनुभवों से दूसरी लहर में हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी सरकार लोकहित के काम करने में पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि लोकहित के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने डबल शिफ्ट में काम किया। सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने जारी की बुकलेट। बोले, गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता। पुरानी सरकारों के मुकाबले दोगुना काम किया। मुख्यमंत्री ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन सप्लाई को बताया बड़ा चैलेंज। बोले, महामारी के दौरान में प्रदेश में बढ़ाई गई स्वास्थ्य सेवाएं। महामारी के अनाथ हुए बच्चों को देंगे 10 लाख की राशि। मनोहर लाल ने 8वीं से 12वीं के छात्रों को टैब देने का किया ऐलान। कहा, महामारी में शिक्षा को किया गया ऑनलाइन। शिक्षा को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं काम। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि 600 दिनों की गठबंधन सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। इसके अलावा सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में सरकार नाम की चीज देखने को नहीं मिली। वैक्सीनेशन तो दूर की बात, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव के चलते लोगों की जानें चली गई। देश में कोरोना के नए मामले पाए जाने की रफ्तार धीमी हो रही है। लगातार 10वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए। वहीं मौत का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 67,208 नए कोरोना के सामने और 2,330 संक्रमितों की जान चली गई। बीते दिन 1,03,570 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 38,692 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 35वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। वहीं आपको बता दें कि 16 जून तक देश भर में 26 करोड़ 55 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 34,63,000 टीके लगाए गए। वहीं देश में अब तक करीब 38 करोड़ 52 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा रहा। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 249 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में कोरोना से 39 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर हुई 3,579। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया गया और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को दिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषय का एवरेज दिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल्स का नंबर लिया जाएगा।
देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। दिन पर दिन बढ़ते दामों से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। आम लोग पहले से ही घटती आय के बीच बढ़ती खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज बढ़ती कीमतों को लेकर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मामलों की टेस्टिंग कमेटी की होगी। कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय और आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अधिकारियों को बुलाया है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में 100 रुपए पार पहुंचने के करीब पहुंच चुकी है। हरियाणा बीज विकास निगम को मिली शिकायत में पाया गया कि निगम के एक मौजूदा निदेशक ने जींद में गिल्लाखेड़ा गांव में 60 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज का उत्पादन दिखाया। इसके अलावा करीब 13 एकड़ जमीन पर अपनी पत्नी के नाम क्रिबको के लिए और 10 एकड़ जमीन पर अपने बेटे के नाम पर आईएफएफडीसी के लिए बीज का उत्पादन दिखाया, जबकि गांव में निदेशक या उसके परिवार के नाम पर कोई जमीन नहीं है। इसी प्रकार बीज विकास निगम के पूर्व निदेशक ने भी 315 एकड़ जमीन पर बीज उत्पादन कार्य दिखाया, लेकिन उससे और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ 65 एकड़ जमीन ही पाई गई। घोटाले में शामिल लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर बीज खरीदकर निगम और दूसरी एजेंसी को सप्लाई कर रहे थे। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीज विकास निगम और दूसरी एजेंसी एमएसपी पर 400 प्रति क्विंटल ज्यादा कीमत देती है। इधर झज्जर में बीजेपी कार्यालय की नींव तोड़ने जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी झज्जर में कार्यालय बनाना चाहती है तो बनाए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद कार्यालय का विरोध करना नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि वो शांतिप्रिय तरीके से बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। वहीं टिकैत ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना में किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाना चाहिए। अम्बाला के डीसी ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात से पहले की स्थितियों पर चर्चा की और जाना कि बरसात को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई। साथ ही डीसी ने सभी अधिकारियों को बरसात से पहले ही ड्रेनों और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकेत दिए। साथ ही राजस्व विभाग की टीम को द्वारा बाढ़ बचाव कार्य को रिहर्सल भी की जा रही है। दरअसल बरसात के मौसम से पहले ही सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। अम्बाला में एसडीएम ऑफिस और सिंचाई विभाग में बाढ़ सहायता कंट्रोल रूम भी बनाए गए, जहां जनता फोन करके मदद ले सकती है। प्रदेश में पिछले 8 साल से नौकरी के लिए संपर्क कर कार्यरत करीब 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन मिलेगा। आपको बता दें कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा था, जो अब 18,000 और 12,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिसंबर 2017 में ही कंप्यूटर टीचर्स के लिए 21,715 रुपए और लैब सहायकों के लिए 11,500 रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। पंचकुला पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच के एसीपी राजकुमार कौशिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस गैंग के सदस्य मोटरसाइकिल, मोबाइल और बैटरी चुरा लेते थे। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल और 7 बैटरियां बरामद की। चोरी और स्नैचिंग की वारदातें बढ़ने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर अपनी कार्रवाई शुरू की और इस गैंग का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि गैंग पंचकुला, बरवाला, रायपुरानी और डेरा बस्ती के आसपास के क्षेत्र में स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।
कोरोना के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी जंग जारी है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश में सीरो सर्वे का ऐलान किया गया, लेकिन करनाल में होने वाले सीरो सर्वे को फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि यहां सीरो सर्वे के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरकार ने एक बार फिर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश भर में जिला परिषद के वार्डों के ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। इसी के तहत फतेहाबाद जिला परिषद के वार्डों का भी ड्रॉ निकाला गया। हालांकि अनुसूचित जाति के लिए 6 वार्ड पहले से ही आरक्षित कर दिए गए थे। वहीं बुधवार को पिछड़ा वर्ग ए के लिए ड्रॉ हुए। इनमें वार्ड 3 BCA पुरुष के लिए ड्रॉ निकाला गया, तो वार्ड 13 BCA महिला के लिए आरक्षित हो गया। बाकी बचे वार्ड सामान्य। अधोया बराड़ा रोड पर हैफेड के गोदाम के पास जिन दुकानों को रात के अंधेरे में तोड़ा गया था, उनकी मरम्मत का काम शुरू हो गया। अभी तक पुलिस ने इस मामले में जेसीबी चालक को ही गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब दुकानदारों ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी दुकानें दोबारा तोड़ने की कोशिश की गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अफसरों की होगी। बता दें कि अधोया बराड़ा रोड पर हैफेड गोदामों के पास रूहानी सत्संग पर बराड़ा की दुकानें हैं। अब 1.25 एकड़ जमीन को किसी प्रॉपर्टी कारोबारी ने खरीद लिया, जिसको खाली करवाने के लिए कार्रवाई की गई। झज्जर में 2 दिन पहले बीजेपी कार्यालय की नींव उखाड़ने के चलते किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर किसानों ने हुंकार भरी। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जिला बीजेपी कार्यालय के निर्माण की नींव रखी थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर की तरह रादौर उपमंडल में भी कई गांवों में व्यायामशालाओं का निर्माण कराया था, ताकि लोग सुबह शाम यहां पर योग और व्यायाम कर फिट कर रह सके। लेकिन इन व्यायामशालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से कई व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो चली है। इन व्यायामशालाओं में कोई भी प्रशिक्षण नियुक्त नहीं किए जाने के कारण भी लोग यहां नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई ये व्यायामशालाएं कई गांवों में सफेद हाथी साबित हुई। लोगों ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर भान नरवाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में 8 व्यायामशालाएं बनाई गई है और 4 का निर्माणाधीन है, जिनका 30 जून तक निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही साफ सफाई का भी आश्वासन दिया। दतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने दूध की डेयरियों पर छापेमारी की, जहां से टीमों ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिससे डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद में सेक्टर 17 CIA दफ्तर के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक को पिछले साल से लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को भी की थी। तो वहीं परिवार वालों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उधर सेक्टर 17 के थाना प्रभारी का कहना है कि अभी तक परिवार की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत उनके पास नहीं पहुंची। गुप्तचर विभाग ने नाथूसरी चौपटा क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ किया है जो YouTube पर चैनल बनाकर लोगों को सट्टे का नंबर देता था और उनसे रुपए वसूलता था। इसलिए गैस वेल्डिंग की दुकान करता था, लेकिन 6 महीने से उसने दुकान बंद कर दी, घर पर ही रह रहा है। उसने एक पुरानी सेंट्रो कार भी खरीद ली और अपने पुराने मकान के स्थान पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर नया मकान भी बना लिया। पुलिस ने आरोपी
सतबीर उर्फ सत्तू निवासी नाथुसरी कला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय पुलिस ब्रिगेड ने बुधवार को एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल को देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारतीय थल सेना में फुल रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की। पुलिस ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष मनोज सैनी बकाना के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि भारतवर्ष में सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, रेड्डी आदि समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। गुरुग्राम में धड़ल्ले से भूमाफिया अरावली की पहाड़ियों पर फार्म हाउस बना रहे हैं। इन रसूखदार बिल्डर्स को रोकने वाला कोई नहीं है और जिन अधिकारियों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। कासन, मानेसर, नौरंगपुर, रायसीना, बंदवाड़ी और ग्वाल पहाड़ी समेत कई ऐसे इलाके जहां 5000 से ज्यादा फार्म हाउस अवैध तरीके से बना लिए गए हैं। पहाड़ियों में इस बसावट की वजह से वन्य जीव भी विलुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। हद तो यह है कि इन रसूखदारों ने ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह की और ना ही एनजीटी के नियमों का डर है। ये बेधड़क नियमों की अनदेखी कर अपनी कारगुजारी को अंजाम दे रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। गोहाना में प्रशासन ने सेक्टर 13 और 17 से अवैध कब्जे हटाए। हुड्डा की जमीन पर किसानों द्वारा किए गए कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। अधिकारियों की माने तो गोहाना में सेक्टर 13 और सेक्टर 17 के लिए हुड्डा द्वारा 2013 में 2000 जमीन को अधिग्रहण किया गया था, जिसको लेकर किसानों को उनकी जमीन की पेमेंट भी की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद यहां के किसान इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे को हटवाया। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि हुड्डा द्वारा उनकी जमीन को अधिग्रहण किया गया है। उनके लिए उन्हें 74 लाख रुपए एकड़ के लिए दिए जाने थे, लेकिन अभी तक 66 लाख रुपए ही दिए गए। कृतला के फतेहपुर बिल्लौच गांव में आमजन का जीना मुहाल है। गांव के लोगों ने सरपंच और अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं। लोगों का कहना है कि वो खुद ही गली मोहल्ले की सफाई करने को मजबूर है। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों और गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इलाके में सफाई नहीं होती। पंचकुला सेक्टर 17 के एक मकान से कीमती गहने चोरी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मकान में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान चोरी की वारदात हुई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है, जिसमें महिला को सामान लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। मकान मालिक का कहना है कि चोर ने घर पर रहे सोने के गहनों और कपड़ों पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कसार गांव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि देर शाम मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल 4 लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर बैठकर ही शराब पी थी, जिसके बाद उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि आरोपी ने मुकेश पर तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। मुकेश इस हमले में 90% तक झुलस गया। घायल को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने किसानों पर अब परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक के परिवार ने मृतक के शव लेने से मना करते हुए सरकार से मुआवजे, सरकारी नौकरी और सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि आंदोलनकारी किसानों को भी गांव से दूर बसाया जाए। नशे की लत और अय्याशी के लिए चोरी वारदातों को अंजाम देने वाले एक वर्दी वाले को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसीपी क्राइम के मुताबिक नीमका जेल में वार्डन के तौर पर तैनात जसविंदर गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, कैथल, हिसार और सिरसा की पुलिस लाइन में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। चोरी के दौरान आरोपी अपनी वर्दी में रहता था, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की लत और अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
पुलिस की वर्दी में होने की वजह से आरोपी बगैर किसी रोक टोक के पुलिस लाइंस में दाखिल हो जाता था और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में पुलिस ने एक फर्जी महिला पुलिस को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि न्यू हमीदा कॉलोनी में अकेले रहने वाले बुजुर्ग को 3 महिलाओं ने अपना निशाना बनाया। पिहोवा के गांव बोधनी में एक विवाहिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान मनदीप कौर के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक महिला के चाचा की शिकायत पर ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गांव भूना डेरा नानक के रहने वाले मृतका के चाचा ने बताया कि उसका भाई विदेश गया हुआ है। मनदीप कौर की शादी उन्होंने 23 नवंबर 2014 को गांव के बोधनी के एक युवक से की थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर महिला ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने होटल से लापता नाबालिग छात्रा को यूपी से बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहला फुसलाकर छात्रा को यूपी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब लापता छात्रा के माता पिता ने पुलिस में छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने छात्रा की तेजी से तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा को आरोपी समेत यूपी से बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और 366-363 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पलवल में बीते कुछ दिनों से दुष्कर्म के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। पंचकुला पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामला साल 2019 का है, जब राजीव कॉलोनी के एक युवक पर कुछ हमलावरों ने तेज धार हथियार से हमला किया था। इस हमले में आरोपी ने युवक के हाथ की 2 उंगलियां काट दी। घटना के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कैथल के कांकरी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिजली पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों और परिजनों में आक्रोश का माहौल है। विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र कुमार नाम का बिजली कर्मचारी बिजली लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, लेकिन तारों में करंट आने के कारण सुरेंद्र खंभे से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र परिवार में अकेला कमाने वाला था। परिजनों और सुरेंद्र के साथी कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की कमी के चलते कर्मचारियों से 18-18 घंटे ड्यूटी ली जा रही थी। पानीपत के टिटाना गांव और डिडवाड़ी गांव के बीच 2 युवक बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।